हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का स्वागत है इन दी 8th क्लास वेयर वी आर गोइंग टू रिवाइज द एमसीक्यूज फॉर द अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपोनेंट फॉर द अपकमिंग जैब एग्जाम। सो बिना किसी डीले के चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द टिपिकल एंड मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एरर्स ऑब्जर्व्ड इन द इंटर ऑफिस अकाउंट्स। बैंक्स के इंटर ऑफिस अकाउंट्स में किस तरीके के एरर्स यूजुअली हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? Recording of particulars in incorrect fields, yes, this is a common type of error. Double recording of the same transactions अक्सर हो जाती हैं कई बार. And posting of transactions in incorrect office accounts, all of them, they are some of the most common types of errors which are observed in the inter office accounts of a particular bank, right? So correct answer यहाँ पर बनेगा option number D. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन एरर्स इन द ब्रांच डेली स्टेटमेंट्स? तो पहला ऑप्शन है रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि अगर हम ब्रांच की ही खुद की डेली स्टेटमेंट्स को अगर हम देखने जा रहे हैं तो वहां पर ट्रांजैक्शंस की टाइप को रॉन्गली आइडेंटिफाई कई बार जो है हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा हुआ है. रिकॉर्डिंग ऑफ पर्टिकुलर्स इन इनकरेक्ट फील्ड्स, यस, इंटर ऑफिस हो या फिर ब्रांच की डेली स्टेटमेंट्स हो, दोनों तरीके के स्टेटमेंट्स में वी कैन सी दिस टाइप ऑफ एरर वेरी कॉमनली. डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंसेस इन सक्सेसिव डेली स्टेटमेंट्स, तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है. करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी बनेगा, क्योंकि हमें तीनों तरीके के जो एरर्स हैं वो कॉमनली ब्रांच की डेली स्टेटमेंट्स के अंदर देखने को मिलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड बाय whom? लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट किसके द्वारा इशू की जाती है? कॉन्करेंट ऑडिटर के द्वारा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर या टैक्स ऑडिटर? तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा. लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर. स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो आरबीआई के एक्ट के रेगुलेशंस के हिसाब से जो रेगुलर ऑडिटिंग करनी पड़ती है बैंक्स के ऑपरेशंस की, वहां पर स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो इशू की जाती है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल ऑडिट इज टू डू व्हाट? फाइनेंशियल ऑडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योरिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, to detect errors, to detect and prevent frauds, और to enhance the shareholder value. So फाइनेंशियल ऑडिट का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज की गई है, वो एक सही और करेक्ट व्यू आप लोगों को प्रोवाइड करे, यानी कि करेक्ट इंफॉर्मेशन को आगे प्रोपगेट करे. उसका काम प्राइमरली एरर्स को डिटेक्ट करना नहीं है, एरर्स को डिटेक्ट करके फ्रॉड्स को प्रिवेंट करना नहीं है. ये सारे इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि अगर आप ये देखेंगे कि सही इंफॉर्मेशन उसके अंदर आ रही है, नहीं आ रही है, तब एरर्स ऑटोमेटिकली और जो फ्रॉड्स हैं वो ऑटोमेटिकली आगे जाकर के डिटेक्ट किए जा सकते हैं. तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इंश्योरिंग दैट अ ट्रू एंड फेयर व्यू इज प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. द इंटरनल ऑडिट इज एम्ड एट व्हाट? इंटरनल ऑडिट का क्या काम है? इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, टैक्स प्लानिंग करने के लिए हम इंटरनल ऑडिट करते हैं, या एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट बुक्स उसको मेंटेन करने के लिए करते हैं, या फिर इंश्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी? देखिए, ऑडिट जब इंटरनली किसी बैंक के फंक्शन के अंदर किया जाता है तो उसका एकमात्र जो सबसे इंपॉर्टेंट एम है वो होता है कि खुद जो हमारी अकाउंट बुक्स हैं क्या वो करेक्टली मेंटेन की गई हैं या नहीं की गई हैं. हमारी अकाउंटिंग के अंदर कोई मिस्टेक्स तो हमें देखने को नहीं मिल रही हैं. उसको प्रॉफिटेबिलिटी, टैक्स प्लानिंग या फिर सोशल सर्विस से हम लोग जोड़कर नहीं देख सकते. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है? The forensic audit is an examination and evaluation of financial information for use of evidence in court. फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब क्या है कि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इस तरीके से एग्जामिन करें ताकि उसको कहीं लिटिगेशन के अंदर, प्रोसिक्यूशन में हम लोग यूज कर सके, उसको एविडेंस की तरह कोर्ट्स के सामने पेश कर सकें. ऑप्शन बी, टैक्स ऑडिट इज एन एनालिसिस ऑफ टैक्स रिटर्न्स सबमिटेड. टैक्स ऑडिट में हम जो टैक्स रिटर्न्स इंडिविजुअल्स या बैंक्स के द्वारा सबमिट किए जाते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं. ओनली लार्ज बोरोअर अकाउंट्स आर नॉर्मली सब्जेक्टेड टू स्टॉक एंड रिसीवेबल्स ऑडिट, कि सिर्फ लार्ज बोरोअर के अकाउंट्स को हम लोग स्टॉक और रिसीवेबल ऑडिट के थ्रू उसको गुजारते हैं. एंड मैनेजमेंट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द बैंक. आउट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स आप लोगों को इजीली पता लग गया होगा कि जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल मैनेजमेंट जो है बैंक का वो नहीं करता है, इसको आउटसाइड ऑडिटर्स के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि एक आउटसाइड व्यू की ज्यादा जरूरत होती है मैनेजमेंट के ऑपरेशंस को और एफिशिएंट बनाने के लिए. सो दैट इज व्हाई मैनेजमेंट, इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट, इट हैज टू बी ऑडिटेड बाय समवन हु इज नॉट अ पार्टी और नॉट अ पार्ट ऑफ द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द बैंक. राइट? बाकी तीनों ऑप्शंस जो दिए गए बिल्कुल करेक्ट है. फॉरेंसिक ऑडिट यूजुअली लिटिगेशन के अंदर यूज किया जाता है एविडेंस के तौर पे. इसी के साथ टैक्स ऑडिट, हम टैक्स रिटर्न्स को एनालाइज करते हैं, और जो लार्ज बोरोअर अकाउंट्स है जिन्होंने काफी ज्यादा लोन ले रखा है और काफी ज्यादा लायबिलिटी जो है उनकी क्रिएट हो चुकी है बैंक्स के प्रति, उनके ही अकाउंट्स को हम यूजुअली स्टॉक और रिसीवेबल ऑडिट के थ्रू सबमिट करते हैं. ठीक है? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7.
The book An Introduction to the Indian Government Accounts and Audit is issued by which organization? An Introduction to Indian Government Accounts and Audit, Indian governments की auditing करने का जो primary responsibility है, that is with the Comptroller and Auditor General of India, CAG. तो correct answer यहाँ पर क्या बनेगा? Comptroller and Auditor General of India. The next one is question number 8. Which chapter of the Companies Act 2013 deals with the appointment of auditors, their removal, resignation, powers, their functions, duties? ये सारी चीजें जो हैं ऑडिटर्स की, वो आपके चैप्टर 10th ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर दी गई हैं. और कंपनीज एक्ट कहता है कि जितनी भी कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं विच आर रजिस्टर्ड अंडर दिस कंपनीज एक्ट, दे हैव टू अंडरगो द रेगुलर ऑडिटिंग प्रोसेस. एंड वो ऑडिटर्स किस तरीके के होंगे, क्या उनकी पावर्स होंगी, कैसे उनको अपॉइंट किया जाएगा, ये सारी चीजें इसी एक्ट के अंदर चैप्टर 10 के अंदर बताई गई हैं. नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 9. Which among the following statements is incorrect? कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है? Auditors must exercise judgment and only express an opinion. Auditor has to depend on explanation by others. Auditors must check each and every transaction to determine their accuracy. या फिर all of the above statements are correct. देखिए, ऑडिटर्स का बिल्कुल काम है कि they have to exercise judgment. They have to look at the existing information और उनको देखना होता है कि क्या इस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से एनालाइज किया गया है, पेश किया गया है या नहीं. एंड दे ऑल्सो हैव टू डिपेंड ऑन एक्सप्लेनेशन बाय अदर्स, क्योंकि जो वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो वो अकाउंटेंट से या फिर जो फंक्शनरीज ऑफ द बैंक हैं, फंक्शनरीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे बात करके उनकी एक्सप्लेनेशन पे रिलाई करते हैं. हर ऑडिटर के लिए दिस इज नॉट नेसेसरी कि उनको हर एक ट्रांजैक्शन को जा करके चेक करें कि क्या ये ट्रांजैक्शन सही हुई है या नहीं सही हुई है, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है, वाउचर्स क्या लेजिटिमेट है या नहीं है. ये सारी चीजें हर ऑडिटर के लिए करना इज इम्पॉसिबल. दैट इज वाई करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, which is the incorrect statement. They must not or they cannot check each and every transactions for their accuracy. Clear? Next is question number 10. Which among the following statements is incorrect regarding Indian accounting standard number 16? Ind AS 16 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है? Each part of PPE with a cost significant in relation to the total cost of the item shall be depreciated separately. पीपी के अगर कोई बहुत बड़ा आपका इक्विपमेंट है या प्रॉपर्टी प्लांट का कोई ऐसा पार्ट है जिसका कॉस्ट उस पूरे एसेट के कंपैरिजन में अच्छा खासा बड़ा है, तो हम लोग उसको अलग से डिप्रिशिएट करते हैं, राइट. डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच पीरियड शैल बी मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट. हम बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन चार्जेस को रिकॉर्ड करते हैं. Depreciation methods used should be disclosed in the financial statements, and depreciation rates and useful life of assets should also be disclosed in the financial statements. तो यहाँ पर जो भी depreciation charges होते हैं my friends, for each period they are not mentioned in the balance sheet but they are recognized in the income and loss accounts. तो क्योंकि ये depreciation charges actually आपके expenses के तौर पे देखे जाते हैं और ये expenses आपके profit and loss को impact करते हैं, तो यहाँ पर correct answer बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर बैलेंस शीट की हम लोग बात नहीं करेंगे. बैलेंस शीट में यूजुअली हम एसेट्स को रिकॉर्ड करके दिखाते हैं. सो एसेट्स की जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है वो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बट जो डेप्रिसिएशन का चार्ज है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. अकॉर्डिंग टू accounting standard 10, an item of PPE that qualifies as an asset should be measured at a cost which includes what? PPE का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नंबर 10, वो क्या कहता है कि किसी भी एसेट की जो कॉस्ट आप मेजर करेंगे उसके अंदर कौन सी कॉस्ट आनी चाहिए? परचेज कॉस्ट आनी चाहिए इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज. अगर उस एसेट को इंपोर्ट किया गया है तो उसके लिए जो ड्यूटीज पे की गई है दे आर आल्सो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. नॉन रिफंडेबल टैक्सेस अगर उस एसेट के एक्विजिशन में आए हैं तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. उस एसेट को फाइनली डिसमेंटल करने का जो कॉस्ट होगा वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा. जो पीपी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 है वो डिटेल्ड प्रोविजन देता है आपको कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हर एसेट का, पीपी के हर पार्ट का वैल्यू किस तरीके से आप लोग रिकॉर्ड करेंगे. क्लियर? Next is question number 12. Banks are encouraged to adopt international internal audit standards like those which have been issued by the Basel Committee on Banking Supervision, the Institute of Internal Auditors, both A and B या फिर none of the above. So banks को encourage किया जाता है, RBI भी इनको encourage करता है that they have to adopt internal accounting standards like which have been issued by the Institute of Internal Auditors as well as the Basel Committee on Banking Supervision. A और B ये दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होंगे, इसलिए करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? क्या यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है? द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट शैल बी एन आउटसाइड पर्सन अप्रूव्ड बाय आरबीआई. इंटरनल ऑडिट करते वक्त जो हेड होगा इंटरनल ऑडिट का वो बैंक का खुद का इंटरनल कोई ऑफिसर नहीं होना चाहिए, वो बाहर से कोई ऑफिसर होना चाहिए अप्रूव्ड बाय आरबीआई.
हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट हैज एक्सेस टू ऑल रिकॉर्ड्स और फाइल्स, सारी फाइल्स, रिकॉर्ड्स और पर्सनल पे एक्सेस होता है इंटरनल ऑडिट के हेड का. हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट हैज अथॉरिटी टू कम्युनिकेट विद एनी स्टाफ मेंबर एंड ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट 1 है दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इंटरनल ऑडिट का मतलब ही क्या होता है, दैट द ऑफिसर्स इन्वॉल्वड इन दिस ऑडिट आर ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द बैंक इंटरनली, दे आर नॉट आउटसाइडर पर्सन्स. सो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा गलत होना चाहिए. हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट शैल बी अ पर्सन which is internally an officer of the bank. It has to be a senior executive of the bank जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से एक्ट कर सके, उसको अच्छी खासी पावर्स इस मामले में दी गई हो. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 14 दैट इंटरनल ऑडिट इज जनरली अंडरटेकन बाय whom. सो टैक्स एक्सपर्ट्स इसको करते हैं, ऑडिटर्स विच आर अप्रूव्ड बाय आरबीआई दे डू द इंटरनल ऑडिट, और द कंपनी सेक्रेटरी डज इट, और द बैंक्स ओन स्टाफ डज इट. सो ऑब्वियसली इंटरनल ऑडिट इज डन बाय द इंटरनल स्टाफ, द बैंक्स ओन स्टाफ, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. राइट. Next is question 15. When the balance as per the cash book is the starting point in the reconciliation, the amount of checks issued and not presented are what? देखिए, जब भी हम कैश बुक से स्टार्ट करते हैं, when we start with the cash book balance, जो भी चीजें कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड की कर ली गई हैं एंड दे आर नॉट स्टिल रिकॉर्डेड इन दी बैंक स्टेटमेंट, उन चीजों को हम यहाँ पर ऐड या सब ऐड करते जाएंगे. राइट. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड द अमाउंट ऑफ चेक्स इशूड, वी हैव रिकॉर्डेड इन द कैश बुक दैट सम अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड. हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ये चेक्स हम पे कर चुके हैं, तो हम वो अमाउंट अपनी कैश बुक से डिडक्ट कर चुके हैं. लेकिन बैंक्स के अंदर जब हम जाएंगे तो बैंक्स में वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया है, जो भी कस्टमर था उसने अभी तक वो पेमेंट रिसीव नहीं की है, सो हमारे अकाउंट के अंदर एक्स्ट्रा पैसा है. सो हमें कैश बुक के बैलेंस में एडिशन करना पड़ेगा, हमें कैश बुक में वो एडिशन करना पड़ेगा कि अभी तक बैंक से वो पैसे विथड्रॉ नहीं हुए हैं. तो अगर बैंक्स की पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, हमें रिकंसिलिएशन करनी है, तो वी हैव टू ऐड दिस अमाउंट ऑफ चेक्स व्हिच हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एडेड. राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 16. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन अ डेटर पेज हिज ड्यूज. कोई डेटर है जिसने आपसे लोन ले रखा है, उसने अपने लोन वापस कर दिया आपको, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल इंक्रीज, कि आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे. एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल इंक्रीज, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस बढ़ेंगे या घटेंगे, ये आपको पता होना चाहिए. लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल इंक्रीज, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी. देयर इज नो चेंज इन द टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज. सो व्हेन अ डेटर हु हैज टेकन लोन फ्रॉम यू, ही हैज गिवन द लोन बैक, उसने लोन आपको वापस कर दिया है, तो क्या आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज में. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज जब उस पर्सन ने आपसे लोन लिया था, तो बेसिकली उस आपके जो एसेट हैं वो एसेट बढ़ गए थे, वो लोन आपका एसेट बन गया था, लेकिन आपने कुछ पैसे उसको दिए होंगे, तो वो आपका कैश या बैंक जो बैलेंस है वो कम हो गया था. अब जब उसने लोन वापस कर दिया है, तो आपकी लायबिलिटी तो जो है, आपकी जो एसेट है ऑन द लोन साइड, वो एसेट आपका चला गया, वो एसेट जो लोन लिया गया था वो डिसॉल्व हो गया, लेकिन इसके बदले में आपको पैसा मिल गया होगा उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट का. सो योर जो एसेट है और टोटल लायबिलिटीज हैं वो टोटल आपकी जाकर सेम हो जाती है. देयर इज नो चेंज इन एसेट एंड नो चेंज इन लायबिलिटीज. राइट. Next is question number 17. Based on which of the following concepts is share capital account shown on the liability side of the balance sheet? बैलेंस शीट में जो भी शेयर कैपिटल अकाउंट होता है हम उसको लायबिलिटी दिखाते हैं, ऐसे उधार दिखाते हैं कि हमने लोगों को वापस करना पड़ेगा फ्यूचर में. सो बेसिकली दिस इज डन अकॉर्डिंग टू द विच कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. सो बेसिकली द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इट स्टेट्स कि बैंक और या कंपनी, उसकी आइडेंटिटी अलग होती है एज कंपेयर टू इट्स कस्टमर्स, एज कंपेयर टू इट्स इन्वेस्टर्स, एज कंपेयर टू इट्स प्रमोटर्स एंड ओनर्स. सो दैट इज वाई जब भी आप कैपिटल लेते हैं, उस कैपिटल को लायबिलिटी साइड पे आप लोग शो करते हैं, और इसलिए उसको शो किया जाता है शेयर कैपिटल को, ताकि वो लोगों को आपको फ्यूचर में पैसा वापस करना पड़ेगा और वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है, क्योंकि बैंक या कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो अलग है. दैट इज योर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट? रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट में किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? टेस्टिंग इन सर्च फॉर प्रोडक्ट अल्टरनेटिव्स, लीगल वर्क ऑन पेटेंट एप्लीकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ डिजाइन ऑफ अ प्रोसेस या सर्चिंग फॉर एप्लीकेशन ऑफ न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स. तो देखिए, जब भी प्रोडक्ट अल्टरनेटिव को आप सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी टेस्टिंग होगी तो ऑब्वियसली वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू की जाएगी. इसी तरीके से किसी डिजाइन को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा. एंड कभी जब आप कोई नई रिसर्च फाइंडिंग को एप्लीकेशन उसकी ढूंढना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यू हैव टू गो थ्रू टेस्ट एंड ट्रायल्स, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. दैट इज वाई लीगल वर्क ऑन पेटेंट एप्लीकेशन, पेटेंट के लिए आपने पेटेंट रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन किया, उसकी लीगल फीस जो आप देंगे वो आपके एक्सपेंस में रिकॉर्ड होगा, ना कि आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में, जो यूजुअली आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है. तो करंटली यहां पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, द लीगल वर्क ऑन पेटेंट फाइलिंग. राइट.
क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैंक ऑडिट? ये कौन सा बैंक ऑडिट का टाइप नहीं है? कंकरेंट ऑडिट, लीगल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट? We all know concurrent, internal and statutory, these are three major types of audits which are done in banks. Legal audit is not one of them and correct answer is option number B. Similarly, question number 20 देखिए, which among the following is not a regular stage of statutory audit? Statutory audit की stages में कौन इसका part नहीं है? Detection of revenue leakages, understanding risk management processes, determining audit materiality and assessing risks associated with the आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज. सो स्टैट्यूटरी ऑडिट बेसिकली किया जाता है बाय द आउटसाइड पीपल जो कि बैंक की सिक्योरिटी, बैंक की जो प्रूडेंस है उसको जज करते हैं. यहां पर रेवेन्यू लीकेजेस को जज करना इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट. यूजुअली ये जो काम है वो इंटरनल ऑडिटर्स के द्वारा किया जाता है एंड दैट इज वाई रिस्क मैनेजमेंट देखना, ऑडिट मटेरियलिटी देखना और आउटसोर्सिंग का क्या इंपैक्ट पड़ेगा बैंक के रिस्क के ऊपर ये देखना, ये सब स्टैट्यूटरी ऑडिट का काम होता है. दैट इज वाई करेक्ट हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स. जैब के एग्जाम के लिए आप सभी लोग लगातार तैयारी करते रह रहे हैं और मुझे उम्मीद है ये एमसीक्यूज एफएम के आपकी मदद करेंगे इन रिवाइजिंग दी होल एफएम कंपोनेंट. और इसी के साथ मुझे यहाँ पर दीजिए इजाजत. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. जय हिंद एंड जय भारत.